जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके विषय में हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। हमारे जो मित्र बंधु को केमिस्ट्री में ABCD भी नहीं आता होगा, हम उनसे ये वायदा करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटेन, जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। आप वहाँ से ले सकते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम वीडियो को आरंभ करते हैं। हम बेसिक से समझने वाले हैं। हम ऐसा समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप यदि बेसिक से समझते हैं तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसलिए बेसिक से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इस बात पर मत आइए कि ये हाथ से लिखा गया है तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। हमारे जो मित्र बंधु सोचते हैं कि हाथ से लिखे गए नोट्स में अच्छे से टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। बाकी जो समझना चाहते हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम आपके समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय के बारे में। जो चैप्टर है इसके परिचय के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में क्या है? हम सभी अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को होते हुए देखते हैं। यानी जो हम और आप हैं, हम लोग प्रतिदिन अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। जैसे क्या, दूध से दही का बनना, आप ये देखते हैं, आप ये डेली देखते हैं। और लोहे में जंग लग जाना, आप ये भी देखते हैं। और चांदी पर काली परत का जमना, आप ये भी देखते हैं कि उसमें चांदी पर काली परत का जमना होता है। हम अपने दैनिक जीवन में इन सभी और भी होते हैं कुछ परिवर्तन को हम देखते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, आपको बता रहे हैं। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसके विषय में आप मित्रों कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं में आप अध्ययन कर चुके होंगे। मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपका ये रहे क्लियर, ताकि आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के जो हेडिंग्स हैं, आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके विषय हम देखेंगे। आखिरकार भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन कहते आखिर किसे हैं? तो देखिए आप, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल रूप बदल जाता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें केवल पदार्थ का रूप बदल जाता है। यानी ये एक रूप से दूसरे रूप में आ जाते हैं, परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, आपको ये पता है। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें हम उस पदार्थ को फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे क्या हुआ, जल, आप देखते हैं जल, जैसे कि आप एक बॉटल पानी लीजिए और यदि आपके घर में जब फ्रीज हो आप उसमें उसको डाल दीजिए, फिर आप उसको जब निकालेंगे उसमें से तो बर्फ़ की अवस्था में आ जाएगा। तो बर्फ़ को और फिर से उसको आप गर्म कर देंगे, और जब गर्म कर देंगे तो वह फिर तो जल की अवस्था में आ जाएगा। यानी तो वह फिर जो वह द्रव की अवस्था में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो जल है इसका केवल रूप चेंज हो रहा है, ना कि इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का बर्फ़ बनना और बर्फ़ का जल बनना यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं।
और कुछ हमारे छात्र ऐसे होंगे जो कि इसके विषय में पहले से पढ़े होंगे, वो एक बार फिर से पढ़ लेंगे ताकि उनका जो बेसिक है वो एकदम स्ट्रांग रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए मित्रों, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, यानी कि हमारे वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः पूर्व पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें हम पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ये पता है, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। अब हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे क्या हुआ कि कागज़ का जलना। आप एक कागज़ लीजिए और आप कागज़ को जला दीजिए। कागज़ को आप जब जलाएंगे तो उससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और राख मिलेगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, तो क्या आप राख को फिर से कागज़ में चेंज कर सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन में हम किसी पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व पदार्थ में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, हम रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम जानेंगे डिफिनेशन क्या होता है, देखते हैं इसको। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होते हैं कुछ इस प्रकार होती है, आपको दिखा देना है एक बार। रासायनिक अभिक्रिया की जो डिफिनेशन क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया आखिर कहते किसे हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कि दो या दो से अधिक हमारे पदार्थ हो और वो आपस में अभिक्रिया या क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करे, तो हम ऐसे परिवर्तन को या ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम आगे के टॉपिक्स पर देखते हैं कि क्या है। आगे ये है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कुछ तरीका है, कुछ उसके लक्षण होते हैं जिसको हम देख कर हम पहचान सकते हैं। जैसे कि क्या है, पहला आपका है रंग में परिवर्तन, यानी कि जब कोई परिवर्तन हो रहा है और उसमें रंग में परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है तो यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, यानी हमारे वातावरण में ऐसा परिवर्तन जिसमें हम यह देख रहे हैं कि किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वह बदल रहा है, तो यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है मित्रों। तीसरा क्या है, गैस का निकलना, यानी कि हमारे वातावरण में ऐसा परिवर्तन जहाँ हम देख रहे हैं कि गैस निकल रहा है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि जब हम कागज़ को जलाते हैं तो वहाँ पर राख का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तभी हमने कहा कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन, नहीं कि हमारे वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें तापमान में परिवर्तन दिखाई दे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है मित्रों। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सी टॉपिक है, उसको हम फिर से अच्छे से समझेंगे। तो मित्रों आगे की जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके विषय हम देखेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण आप लोग समझिए, हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से हम जब संक्षेप यानी कि
जब हम उसे छोटे रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं हम उसको जब संकेत और सूत्रों के माध्यम से संक्षेप यानी कि छोटे रूप में जब व्यक्त करते हैं तो हम उसे ही बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये किया है कि हाइड्रोजन की क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है। देखिए तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर है, यानी कि जब हाइड्रोजन की क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हम इसे ही हम छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है H होता है और जो हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है वो H2 होता है और क्लोरीन का अणु सूत्र होता है Cl2। तो इससे क्या मिला, HCl, ये कि हाइड्रोजन क्लोराइड की सूत्र है। तो इसको हमने तो बैलेंस कर दिया, क्या हो गया 2HCl हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये रासायनिक समीकरण, एक बार हम फिर से देखते हैं कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसकी आपस में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अब हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है वो H2 होता है और क्लोरीन का अणु सूत्र होता है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु सूत्र होता है HCl। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने इतने बड़े, देखिए आप ध्यान से, हमने इतने बड़े समीकरण को कितने छोटे रूप में चेंज किया। आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ना, देखिए वो कितना बड़ा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बड़ा था। देखिए ना ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमने इसको इतने छोटे रूप में, यानी कि संक्षेप मतलब क्या होता है, छोटे रूप में व्यक्त कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी जो H2 + Cl2 यहाँ पे बन रहा है अभिक्रिया, क्या बना HCl। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। तो एक विशेष बात आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जो तीर के समान जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए ये देखिए मित्रों, आप लोग यहाँ पर तीर के समान इस लाइन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये तीर के समान जो लाइन होती है, हम इसके जो बाएं तरफ होता है, तो इसका बाएं तरफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो तीर के समान जो लाइन होता है इसका जो दाएं तरफ होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार तब व्यक्त करते हैं, यानी कि हम आप ये समझिए कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। देखिए ये होता है तीर का निशान, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये है तीर का निशान ना। अब हम तीर के निशान के बाएं तरफ रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व भाग लेते हैं उसको हम लिख देते हैं तीर के बाएं तरफ। और जो तीर का जो दाएं तरफ होता है, जिस तरफ तीर का होता है मुंह, उस तरफ क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया चीज़ हमें मिलता है, जो नया पदार्थ हमें मिलता है, उसको हम तीर के दाएं तरफ लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं उत्पाद। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। तो आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए आगे हम पढ़ने ये वाले हैं कि एक नया एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण का ही। देखिए वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखिए है, ये देखिए क्या है, ये है मैग्नीशियम। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। यह देखिए क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए हमने इतने बड़े समीकरण को कितने छोटे रूप में हमने देखिए चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए आप देखिए ना, ये जो समीकरण था ये कितना लंबा था, हमने इसको इसके संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से हमने इसको कितना छोटा कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए जस्ता की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ देखिए तो हमने तो जिंक को Zn से कर दिया और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम किससे लिखते हैं, H2SO4 से। और जो जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है ZnSO4 और जो होता है आपका हाइड्रोजन, इसका सूत्र होता है H2। तो इस प्रकार हमने इतने बड़े अभिक्रिया को छोटे रूप में व्यक्त कर दिया, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण।
अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को अब तक पढ़ाया गया सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरणों की प्रकार कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। हमने देख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण मुख्यतया दो प्रकार के होता है। पहला प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसा कि देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, संतुलित यानी जो संतुलित हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जो दोनों तरफ से संतुलित हो। आप ऐसे समझिए कि आप समझिए कि एक है तराजू, यहाँ समझिए आप ऐसे, ये क्या है, एक तराजू है यहाँ पर देखिए। तो तराजू में यहाँ पर देखिए पूरे चेंज कर रहे हैं कलर। देखिए मित्रों, ये क्या है, तराजू, ठीक। अब तराजू में इस तरफ एक पोर्शन रखा है और इस तरफ रखा है एक पोर्शन, यानी कि जो दोनों वाला जो भाग हो ये बैलेंस हो, यानी कि इसी तरफ होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि जो दोनों तरफ का जो भाग होता है, यानी कि जो इसके जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं ये बैलेंस हो, ये संतुलित हो। तो इसकी हम देखते हैं परिभाषा क्या होता है। मित्रों, जो परिभाषा होता है वो कुछ इस प्रकार होता है परिभाषा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर हो। यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण हमारे पास उपस्थित हो जिसमें कि जो अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, इनमें जो उपस्थित होता है परमाणुओं की संख्या बराबर हो। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर जो लिखा है 2 और यहाँ जो लिखा है 2, मित्रों आप लोग इस विषय में तो मत फंसिए। आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। इस विषय पर गंभीर से अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसका लिंक भी हम कुछ दिनों बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 है इसका मल्टीप्लाई होगा इस 2 में। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4 परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं परमाणु, 2 हैं। देखिए यहाँ पर जो 2 है इसका हो जाएगा तो मल्टीप्लाई इसमें, और यहाँ पर देखिए कुछ यानी मतलब यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है हाइड्रोजन के, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन की। यानी हम ये इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि यह जो रासायनिक समीकरण है यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मित्रों, ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है ये इसका उल्टा होता है, ठीक है मित्रों। यानी कि इसका जो होता है परिभाषा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए मित्रों यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है आप लोग इस पर गौर न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये गलती से लिखा गया है। आप लोग इस पर ध्यान दें, ये और देखिए ध्यान दें इस पर। ये देखिए जो एग्जाम्पल यहाँ आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम की अभिक्रिया हो रही है, तो जल से तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के केवल 1 परमाणु हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ पर सोडियम के 1 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 हैं, लेकिन 1 यहाँ है हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन की, क्या तो कितना हो जाएंगे, 3। यानी इससे स्पष्ट ये है कि इस तरफ हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं 3 हैं और इस तरफ जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं ये हैं 2 हैं। यानी यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमने आपको बताया था
कि जो तीर होता है, तीर के बाएं तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं अभिकारक और तीर के दाएं तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं उत्पाद। यानी जो जो आपका जो अभिकारक है, इसमें जो उपस्थित है परमाणु, इनकी परमाणु संख्या, और जो उत्पाद है, जो उत्पाद में जो उपस्थित है परमाणुओं की संख्या, ये बराबर नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जो रासायनिक समीकरण है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। तो मित्रों, हम लोगों ने आज जो जो टॉपिक्स के विषय में अध्ययन किया, अब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फिर इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।